नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के पेपर की, जो कि 26 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है। इसमें हम टीचिंग मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है 130 तक जो क्वेश्चन है मैथ्स के हैं, उसके आगे टीचिंग मेथड के हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गणित शिक्षण की निम्नांकित में से किस विधि की प्रायः इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी विधि इनमें से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन है हमारे पास परियोजना, समस्या समाधान, आगमनात्मक या निगमनात्मक विधि। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 4 हो जाएगा, निगमनात्मक विधि, क्योंकि ये रटने पर आधारित विधि होती है। इसमें पहले नियमों को सिखाया जाता है, उसके बाद में एक तरीके से मतलब नियमों को याद करवाया जाता है, उसके बाद में उदाहरण दे के इसमें आगे बढ़ा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, निगमनात्मक विधि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर है। देखिए, ब्लूम की वर्गीकी की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने 3 प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसमें से ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक घटक के 6 स्तर बताए हैं। ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी कि जो निम्नतम स्तर है हमारे पास ज्ञान होता है, और उच्चतम स्तर की यदि हम बात करते हैं तो मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 3 रहेगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो हमें देखना है कौन सा सिद्धांत नहीं है गणित पाठ्यक्रम के निर्माण का। ऑप्शंस, इसे गतिशील होना चाहिए, बिल्कुल। इसे अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, या फिर इसे जीने के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए। देखिए, इसे गतिशील होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं, इसे अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, तो ये भी सही है, क्योंकि जो भी हम उदाहरण देते हैं वो विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से कनेक्टेड होने चाहिए, एक तरीके से संबंधित होने चाहिए, तभी विद्यार्थी जो है या छात्र जो है अधिक सीख पाता है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन सी है, गलत रहेगा। इसे जीने के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए, और हमसे पूछा है सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 2 रहेगा, केवल सी जो है सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नांकित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। देखिए, इकाई योजना की यदि हम बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक मॉरिसन माने जाते हैं, और इकाई योजना में जो संपूर्ण पाठ्य वस्तु है उसको हमें टुकड़ों में बांटना होता है, और उनमें समानता को देखते हुए एक तरीके से इकाई योजना तैयार की जाती है, और उस प्रकार से अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया जाता है। तो हमें देखना है इसमें कौन सी ऐसी बात है जो ध्यान रखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, तो बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त कक्षाओं के लिए इकाई योजना नहीं होती है। विद्यार्थियों की आयु के संदर्भ में उपयुक्तता बिल्कुल होनी चाहिए। कुल दिन और कार्य के घंटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इकाई योजना बनानी चाहिए। विद्यार्थियों की योग्यता के संदर्भ में उपयुक्तता भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है, अनुरूपण, निरीक्षण, प्रयोग या तार्किक रीजनिंग। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये चारों ऑप्शन होने चाहिए सत्य की खोज के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 रहेगा, ए, बी, सी और डी। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की निम्नांकित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है।
आगमनात्मक विधि, परियोजना विधि, संश्लेषण विधि और निगमनात्मक विधि। तो हम जानते हैं परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो होती है वो वास्तविक जीवन से सहसंबंध, यानी एक तरीके से इसमें प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस पर जो है विद्यार्थी काम करता है, तो ये वास्तविक जीवन से सहसंबंध रखती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना कौन से गणितज्ञ ने की थी? विष्णुगुप्त, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर डी रहेगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, गणित अध्यापक विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहते हैं। इस हेतु कौन सी शिक्षण विधि उन्हें अपनानी चाहिए? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रायोजना विधि और संश्लेषण विधि। तो अभी हमने बात की है प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना या प्रायोजना विधि में हम बालक को जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट देते हैं वास्तविक जीवन से सहसंबंध करते हुए और वो उसमें आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, प्रायोजना विधि। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं हो सकती? देखिए, हमें देखना है यूनिट टेस्ट के लिए इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है। विभेदीकरण क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। इकाई टेस्ट हमारा इस प्रकार से होना चाहिए कि वो मंदबुद्धि, औसत और प्रतिभाशाली बालकों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सके। कठिनाई स्तर का वितरण होना चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए हम उसे तैयार कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला टेस्ट हमारा होना चाहिए। और प्रश्न की भाषा उच्च तकनीकी स्तर की हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो विद्यार्थी उससे समझ ही नहीं पाएंगे प्रश्न को कि वो क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर जो है विशेषता नहीं होगी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट है, एक गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? देखिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज का निर्माण किया है। तो जब भी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं, निर्माण मतलब पेंसिल से कोई आकृति बनाते हैं, तो वो कौशल से संबंधित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, कौशल। नेक्स्ट, एक सहसंबंध का अन्य नाम क्या है? मैथेटिक, क्षैतिज, द्विपक्षीय या लंबवत। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर मेरे हिसाब से मैथेटिक होना चाहिए, ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षक की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं। तो हमें देखना गणित शिक्षक की अतिरिक्त विशेषताएं यानी कि पढ़ाई से हटकर के जो विशेषताएं हैं वो हमें देखनी है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग। तो ये तो बिल्कुल गणित शिक्षक की विशेषता है, अतिरिक्त विशेषता नहीं है। प्रशासकीय कार्यों में सक्रिय सहयोग यानी कि ये पढ़ाई से हटकर है। और सामुदायिक सेवा में सक्रिय सहयोग, बिल्कुल ये भी पढ़ाई से अलग हटकर के यानी कि अतिरिक्त विशेषता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा अतिरिक्त विशेषता, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, बी और सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षित अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो पहले तो हमें ये देखना है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती क्या है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और प्रायोजना विधि दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग विधियां हैं। तो पहले हम बात करते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में जो बालक है उसको उसकी योग्यता और आयु के अनुरूप जो है समस्या दी जाती है, उसमें वो स्वयं जो है एक तरीके से अध्ययन करके आगे बढ़ता है, यानी कि स्व अध्याय की विधि को अपनाता है। इसमें जो है विद्यार्थी समूह बनाकर भी सीखते हैं, इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी सीख सकते हैं। वहीं हम प्रायोजना की बात करते हैं तो उसमें भी जो है समूह बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा उनको एक प्रायोजना दी जाती है जिसमें सभी बच्चे जो होते हैं समूह में रहकर आगे बढ़ते हैं, और जो शिक्षक का काम होता है एक पथ प्रदर्शक का होता है।
तो प्रायोजना विधि में जो समस्या दी जाती है उसको एक्चुअल में जो बालक है उसे करके देखता है। जैसे बगीचे में फूल लगाना, तो यानी कि वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण उसमें लिए जाते हैं, बल्कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में केवल अध्ययन किया जाता है जो कि स्व अध्ययन पर आधारित होती है। इसके अलावा जो प्रायोजना विधि होती है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए लाभदायक होती है, और वहीं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है खासकर से मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होती है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो बिल्कुल ये बात गलत है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन एक ही रहेगा, क्योंकि ये मंदबुद्धि बालकों के लिए होती है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इस विधि के उपयोग से विद्यार्थी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं आदि का उपयोग सीख जाते हैं। बिल्कुल वो स्व अध्ययन करते हैं, और उसमें जो है शिक्षक उनमें मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, यानी कि उनका पथ प्रदर्शक करता है जहाँ कहीं भी उन्हें समस्या आती है। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करती है। बिल्कुल उनकी आयु योग्यता के अनुसार उन्हें समस्या दी जाती है। इस विधि में स्वयं करके सीखने के कारण विद्यार्थी आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल इसमें स्व अध्याय के ऊपर बल दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी समस्याओं के संभावी या निकटतम उत्तर दे सकेंगे। उपरोक्त कथन संबंधित है मूल्यांकन, ज्ञान विश्लेषण या अनुप्रयोग। देखिए, जब भी हम कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं और उसका फिर से उसी परिस्थिति में या समान परिस्थिति में उपयोग करते हैं, तो एक तरीके से अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, अनुप्रयोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर इसे हम हटा लेंगे। तो निम्न में से पाठ्य योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे, ये हमसे पूछा है। तो पाठ्य योजना के पंचपदी के प्रवर्तक हमारे पास जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं। वहीं जॉन फ्रेडरिक मॉरिसन इकाई विधि के प्रतिपादक हैं, और ब्लूम जो हैं इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, और ऑलपोर्ट जो है विशेषक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा। हर्बर्ट की जो पंचपदी है वो उसके लिए हर्बर्ट जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? देखिए, रिक्त समुच्चय के लिए हमें इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो एक तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तरीके से अंतर कर पा रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो अंतर करना और तुलना करना जो है हमारे पास अवबोध से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 4 रहेगा, अवबोध। एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगाने पर उनके निवारण हेतु बनाया जाता है, क्या कहलाता है? एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगने पर उनके निवारण के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है? देखिए, त्रुटियां ज्ञात करने के लिए जो हम परीक्षण करते हैं उसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, और उनको दूर करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक कार्यक्रम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है? तो प्रक्षेपित सामग्री के लिए हमेशा याद रखना है, हमें जहाँ कहीं भी डिस्प्ले हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, एक तरीके से यांत्रिक रूप से या मशीनी रूप से जहाँ भी हमें डिस्प्ले दिखाई देगी वो जो है प्रक्षेपित सामग्री होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर फिल्म स्ट्रिप ऑप्शन 2 रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व या बिंदु किसी विद्यार्थी को गणित में प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता है? देखिए, हमें देखना है प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता है। तो गणित में अभिक्षमता, परीक्षाओं का लेखा जोखा हो, बिल्कुल। पिछली कक्षाओं में गणित में उपलब्धि का
क्या लेखा जोकर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। केवल हमें देखना प्रतिभाशाली के लिए वर्तमान उपलब्धि उसकी क्या है, तो ये भी होना चाहिए। और विद्यार्थी का व्यवहार, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमें केवल देखना है प्रतिभाशाली की विशेषताएं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, विद्यार्थी का व्यवहार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नांकित में से किस में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है आंसर मैट्रिक्स उपागम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 राइट रहेगा हमारे हिसाब से। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिस किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है उसे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।